ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंटर में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताएं आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं इस शो में। शुरुआत होगी केवाईसी की एक खबर के साथ। बैंक खातों की केवाईसी अब और दुरुस्त होगी। कुछ सरकार नई लेयर जोड़ने जा रही है। कैसे काम करेगी समझेंगे। इस साल कैसी रहेगी गेहूं की खरीद, ये अनुमान लगाते हैं पूरे सीजन का। सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कीमतें एमएसपी के आसपास हैं, लेकिन पूरा साल कैसा रहेगा, खरीद का लक्ष्य छू पाएगी सरकार, इस पर चर्चा करेंगे। पैसा देकर नहीं चलाएंगे यूपीआई, ये कहना है यूजर्स का। एक सर्वे हुआ, सर्वे में सामने आया कि लोगों ने कहा अगर यूपीआई के पैसे लगने लगेंगे तो भाई हम यूज नहीं करेंगे। टाटा मोटर के डीमर्जर के भीतर क्या है, दिन की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला यहां से शुरू करेंगे। पहली खबर यही होगी कि टाटा मोटर्स के डीमर्जर के भीतर क्या है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आईआईएफएल के गोल्ड लोन पर रोक क्यों लगी। बड़ा फैसला है, बड़ी कंपनी है, गोल्ड लोन के लिए जानी मानी कंपनी थी। आरबीआई ने कह दिया ना ना ना, आप गोल्ड लोन नहीं देंगे। क्यों कहा ऐसा, क्या इसके पीछे, ये समझेंगे। और बॉन्ड से मिले चंदा का हिसाब देने में लगेगा समय, ऐसा एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। 3 महीने का समय दे दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना, एसबीआई ने ऐसा कहा है कि चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा मिला, इसकी जानकारी देने के लिए 3 महीने का समय लगेगा। सब कुछ इंटरनेट पर है, सब कुछ ऑनलाइन है, बॉन्ड निकलते हैं, चंदा आता है, फिर इस जानकारी को देने में इतना समय क्यों लगेगा, इस मांग के पीछे क्या है, ये समझेंगे। शुरुआत केवाईसी की खबर के साथ। बैंक खातों और खाता धारकों की सही और सटीक पहचान और जानकारी के लिए भारतीय बैंक जल्दी केवाईसी प्रोसेस में एक एडिशनल वेरिफिकेशन लेयर जोड़ने का प्रयास करेंगे। सरकार ने केवाईसी नियमों के मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई है। बैंक इस मुद्दे पर आरबीआई और सरकार से बातचीत करेंगे। नए केवाईसी अपडेशन के सभी तरीके के बैंक खातों की जांच होगी, खासकर उनकी जहां एक ही व्यक्ति के फोन नंबर पर कई अकाउंट जुड़े हैं। सर, किस तरीके की लेयर आ सकती है ऊपर? ये नई तरीके की लेयर जोड़े जाने की बात इसलिए की जा रही है कि बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे पाए गए हैं जिनमें एक ही मोबाइल नंबर से कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं। ये समस्या हमने मोबाइल कनेक्शंस के मामले में भी देखी थी, सिम के मामले में भी, कि एक ही नंबर पर एक ही पहचान पत्र पर कई सिम लिए गए थे। तो अब एक मल्टी लेवल सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन का ढांचा डाला जा रहा है, जिसके जरिए ये चेक किया जाएगा कि जिस एक व्यक्ति के नाम से कई बैंक खाते हैं उसकी पहचान क्या है और उसका जो यूनिक मोबाइल नंबर है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें शायद पैन को भी बुनियादी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पैन का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो सकता है मोबाइल नंबर का के बेस पर। तो ये नई व्यवस्था आने वाली, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके विस्तृत नियम बैंकों की तरफ से जारी किए जाएंगे। उद्योग संगठन इस्मा ने कहा है कि चालू मार्केटिंग ईयर 23-24 के दौरान, यानी अक्टूबर से फरवरी की अवधि में देश में चीनी का उत्पादन 1.19% घटकर 255 लाख टन दर्ज किया गया है। एक साल पहले समान अवधि में चीनी का उत्पादन 258 लाख टन से ज़्यादा हुआ था। इस्मा के अनुसार चालू मार्केटिंग ईयर में के फरवरी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में चीनी उत्पादन कम दर्ज किया गया। देश में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन इस फरवरी तक घटकर 90 हजार टन के आसपास हुआ, जो एक साल पहले 95 लाख टन से ज़्यादा था। सर, अब पहला उत्पादन कम हुआ, स्टॉक का समीकरण थोड़ा बदलेगा, कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? कीमतों पे फिलहाल कोई बड़ा असर शुभम नहीं दिखाई देता, क्योंकि सरकार ने चीनी का निर्यात रोक रखा है। चीनी स्टॉक में अवेलेबल है। हालांकि उत्पादन में कमी का एक सेंटीमेंटल एक सेंटीमेंट बाजार में जरूर दिखाई देगा कीमतें बढ़ने का। लेकिन अगर मांग आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो बाजार में इतना दबाव नहीं है कि कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे सके। लेकिन जिस बात की संभावना थी कि एल नीनो का असर हमें शुगर केन की खेती पर दिखाई देगा, वो हमें उस उत्पादन के आंकड़ों में नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। मंडियों में गेहूं का शुरुआती भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। सोमवार को मध्य प्रदेश की मंडी सीहोर में गेहूं की आवक करीब 12,000 कुंटल थी और भाव 2250 रुपये प्रति क्विंटल से 2400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। सरकार अगले हफ्ते से गुजरात, महाराष्ट्र में गेहूं की खरीद शुरू कर सकती है, जबकि मध्य प्रदेश में राज्य की एजेंसियां 22 मार्च से एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू करेंगी। सर, शुरू तो हो रही है कई राज्यों में एक साथ, इस साल खरीद का टारगेट पूरा होगा? सरकार की कोशिश तो है, पर कीमतों की दृष्टि से अगर आप देखें तो एमएसपी के आसपास ही कीमतें बनी हुई हैं और बाजार में गेहूं की मांग
गैर सरकारी मांग भी काफ़ी अच्छी है। पिछले साल भी हमने गेहूं की कीमतों में अच्छा एमएसपी देखा था, फिर भी सरकार को पर्याप्त गेहूं अपने भंडारों के लिए नहीं मिला था। चुनाव का सीज़न है, इसके बीच में इस खरीद के मौसम के बीच में ही चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएंगे। सरकारी एजेंसियां कितना फोकस कर पाएंगी खरीद को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल तो सरकार ने खरीद का समय भी बढ़ाया था क्योंकि अतिरिक्त अनाज खरीदा जा सके। सरकार के भंडार में कितना पहले पखवाड़े में अगले महीने के पहले पखवाड़े में, मार्च के आखिरी हफ्ते में और पहले पखवाड़े में कितना अनाज पहुंचेगा, इससे हमें पता चलेगा कि इस साल गेहूं की कीमतों का क्या रुख रहने वाला है। लेकिन नई आवक के साथ कीमतें बहुत ज़्यादा टूटी नहीं है, कीमतों में बहुत गिरावट नहीं दिखाई दी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इससे पहले 2024 के लिए जो अनुमान था 6.1% का था। 2023 में भारत के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे, इसकी वजह से मूडीज ने इस अनुमान को बढ़ाया है। सर, क्या दिखा मूडीज को ऐसा कि जिसकी वजह से अपग्रेड आया? तीसरे और चौथी तिमाही के जो आकलन सरकार की तरफ से जारी किए गए, मूडीज़ ने उसके आधार पर अपने अनुमान को में बदलाव किया है। तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ी है, हालांकि उसमें कई डिस्क्रिपेंसीज भी हैं जिनके बारे में हमने बताया था। मूडीज़ का मानना है कि भारत के अर्बन एरिया में कंजम्पशन की डिमांड ठीक ठाक बनी हुई है और ये ठीक ठाक बनी हुई डिमांड 6% से ऊपर की ग्रोथ को, 6.5% से आज के आसपास की ग्रोथ को मजबूत करेगी। इसके अलावा सरकार का टैक्स कलेक्शन, क्योंकि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है और जीडीपी में टैक्स कलेक्शन के जरिए जीडीपी में बढ़ोतरी होती, जो हमने आपको बताया भी था कि साल के आंकड़ों में कंजम्पशन में और जीडीपी की ग्रोथ में बड़ा फर्क था। खपत कम थी, जीडीपी ज़्यादा बड़ा था और उस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह टैक्स कलेक्शन था। तो टैक्स कलेक्शन के आधार पर मूडीज़ को लगता है कि भारत के जीडीपी में इस साल 6.8% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा क्रेडिट की ग्रोथ रेट और ऑटो की, खासतौर पर महंगी कारों की ग्रोथ रेट ने की सेल्स ग्रोथ ने भी मूडीज़ को अपना आकलन संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है। बैंकों को पेमेंट एग्रीगेटर से अलग अलग जोड़ने की ज़रूरत इस साल खत्म हो सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इंटरनेट बैंकिंग लेन देन के लिए इंटरऑपरेबिलिटी इसी साल शुरू हो जाएगी। इससे कारोबारियों को लेन देन की फौरन सेटलमेंट की सुविधा भी मिलेगी। इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन भुगतान के सबसे पुराने और लोकप्रिय तरीकों में से एक है। फिलहाल इस तरीके के लेन देन पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से पूरे होते हैं। इसके लिए बैंकों को अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर एक भुगतान एग्रीगेटर के साथ इंटीग्रेट होना पड़ता है। नई व्यवस्था कैसे काम करेगी सर? मर्चेंट्स की, खासतौर से कारोबारियों की शिकायत थी कि पेमेंट एग्रीगेटर्स के जरिए जाने पर उन्हें अपने पेमेंट्स क्लियर कराने में लंबा समय लगता है। बैंकों में तो क्लियरिंग का सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि बैंक में अगर आप क्लियरिंग में चेक लेकर जाते हैं या कोई क्लियरिंग डालते हैं तो दूसरे बैंक से क्लियरिंग होकर आ जाती है और एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए भुगतान की प्रक्रिया काफ़ी तेज और अब सुचारू हो चुकी है। लेकिन जब पेमेंट एग्रीगेटर के जरिए जाते हैं तो वो पेमेंट एग्रीगेटर अलग अलग बैंकों के साथ रजिस्टर होता है और अगर कोई ग्राहक या कोई व्यापारी किसी पेमेंट एग्रीगेटर से डील कर रहा है तो उसे अलग अलग बैंकों के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आरबीआई एक नया प्रस्ताव लेकर आ रही है जिसमें कि जो नया पेमेंट सिस्टम लेकर लाया जाएगा, उस पेमेंट सिस्टम में अब अलग अलग पेमेंट एग्रीगेटर्स को सीमलेसली एक दूसरे बैंकों के बीच काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कि मर्चेंट्स के लिए, व्यापारियों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी और लागत में भी कमी आएगी। जिसका मतलब यह है कि अगर कोई एक कस्टमर किसी एक बैंक अकाउंट से, जहां उसका बैंक अकाउंट है वहां से पेमेंट करता है और कोई मर्चेंट एग्रीगेटर या कोई पेमेंट एग्रीगेटर जिस बैंक में वो भेजना चाहता है उससे जुड़ा हुआ नहीं भी है, तब भी वो आसानी से उस पेमेंट का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। यूपीआई से लेन देन पर यदि चार्ज लगता है तो ज़्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। लोकल सर्कल के एक सर्वे में ये बात सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगस्त 2022 में यूपीआई से भुगतान पर एक प्रस्ताव लाया था, लेकिन बाद में वित्त मंत्रालय की तरफ से ये साफ किया गया था कि यूपीआई के जरिए लेन देन पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। हाल ही में फिनटेक कंपनियों ने फिर से वित्त मंत्री से ये दरख्वास्त की थी कि आप यूपीआई पर शुल्क लेने की तैयारी करें। ये मांग उनकी तरफ से आई थी। सर, अगर ऐसा सर्वे आ रहा है तो अब ये तो बड़ा डायलेमा है, बड़ी दुविधा है कि पैसा लें तो लोग यूज़ नहीं करेंगे और पैसा नहीं लें तो फिनटेक कंपनियां कैसे चलेंगी? अभी आपको याद होगा कि फिनटेक कंपनियों ने हाल में जब काफ़ी सख्ती हुई, क्योंकि फिनटेक कंपनियों के पास अब कारोबार के लिए या रेवेन्यू के लिए जो उपलब्ध सेवाएं हैं उनमें डिजिटल लोन सबसे बड़ी सेवा थी, जिस पर काफ़ी सख्ती हो रही है, क्रैकडाउन भी हो रहा है। देखिए, आज भी एक खबर है जिसके बारे में आपको बताएंगे। ऐसी स्थिति में फिनटेक कंपनियों ने कहा था कि वो जो पेमेंट्स करा रहे हैं यूपीआई के जरिए उस पर उन्हें रेवेन्यू शेयर मिलना चाहिए। करीब 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास के पेमेंट्स यूपीआई के जरिए फरवरी के महीने में हुए हैं, जो आंकड़े आरबीआई ने जारी किए हैं। अगर इस पर बहुत छोटा सा
0.1% तक का भी अगर कोई पेमेंट शुल्क लगाया जाता है तो उसका फ़ायदा बैंकों को और पेमेंट एग्रीगेटर्स को और वॉलेट्स को मिलेगा। लेकिन ये सर्वे बता रहा है कि लोग छोटे से भी चार्ज पर शायद यूपीआई छोड़ देंगे। पिछले 3 साल से अलग अलग मौक़ों पर यूपीआई पर चार्ज लगाने की बात उभर कर सामने आ चुकी है, चर्चा भी हुई है, प्रस्ताव भी आया है। उसके बाद सरकार की तरफ से इस बात को नकार दिया गया है कि यूपीआई पर कोई चार्ज या कोई फीस लगाई जाएगी। लेकिन अब जिस परिस्थिति में बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर्स, मोबाइल वॉलेट जितना टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूपीआई में, उसके बदले उन्हें इस पेमेंट सिस्टम पर रिटर्न भी चाहिए। अब यहाँ दुविधा यह है कि अगर इसे लगाया जाएगा तो कैसे लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड पर सोने के बदले कर्ज की मंजूरी या वितरण पर रोक लगा दी है। सोना गिरवी रखकर कर्ज देने के मामले में कुछ चिंताएं सामने आने के बाद एक कदम उठाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि कंपनी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में निगरानी करके कुछ चिंताएं पाई गई हैं। सर, क्या कुछ चूक पाई गई, कहाँ कुछ ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ जो ये रोक लगा दी गई? पेटीएम के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो दिखाई दी है आईआईएफएल के गोल्ड पे। बड़ा पोर्टफोलियो था आईआईएफएल, भारत की गोल्ड लोन की प्रमुख कंपनियों में थी। सबसे बड़ी जो समस्या पाई गई वो पाया गया कि जो कोलेट्रल के तौर पर, जमानत के तौर पर गोल्ड रखा जाता था, जो सोना लिया जाता था और जिसके बदले लोन दिया जाता था, उसके पूरे कामकाज में गहरी अपारदर्शिता पाई गई। ऐसा संकेत दिया आरबीआई ने कि डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में कंपनी जब ऑक्शंस करती थी तो वो पारदर्शी ऑक्शंस नहीं होते थे। आमतौर पर गोल्ड लोन कंपनियां क्या करती हैं कि यदि उनसे किसी ने कर्ज लिया और उसके बदले सोना गिरवी रखा है और वो समय पर कर्ज नहीं चुका पाती तो कंपनियां उस सोने को ऑक्शंस कर देती हैं और उस ऑक्शन के बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं। ऐसी खबरें मैं आपको मनी सेंट्रल में बताते रहे। लेकिन अब इसी प्रक्रिया में आईआईएफएल ने कि इसी प्रक्रिया में आरबीआई ने गहरी खामी पाई है और गोल्ड लोन के डिसबर्समेंट को या उसको बांटने को रोक दिया गया है। चिंता और चुनौती यह है कि अकेली कंपनी नहीं है ऐसा काम करने वाली, भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं गोल्ड लोन का काम करने वाली, और जो आईआईएफएल में हो रहा होगा वो बाकी जगह भी होने का खतरा है। और इसलिए पूरे गोल्ड लोन का जो पूरा गोल्ड लोन का बाजार है उसमें खासी बेचैनी है। गोल्ड लोन कंपनियां सहम गई हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब स्पेसिफिकली गोल्ड लोन सेक्टर में सुपरवाइजरी वायलेशन के कारण, नियमों के उल्लंघन के कारण इतनी सख्त कार्रवाई की गई है कि कंपनी को गोल्ड लोन देने से रोक दिया गया है। आईआईएफएल की जो गोल्ड लोन की बुक है वो करीब 24,692 करोड़ रुपए की है और जो इसका टोटल पोर्टफोलियो उसमें 31% हिस्सा गोल्ड लोन का है। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का हिसाब किताब मिलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई ने समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश किया था। सर, एसबीआई की तरफ से ऐसी मांग आश्चर्यजनक है कि भारत का प्रमुख बैंक, जिसके पास सारे आंकड़े इंटरनेट पर डिजिटली उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, उसे पारदर्शिता की इस मुहिम के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जानकारी देने के लिए 3 महीने का समय मांगना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये आंकड़े अब तब सार्वजनिक होंगे जब भारत में चुनाव खत्म हो चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इन्हें 16 मार्च तक ही सामने आ जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है या क्या फैसला लेता है हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन जो बात हमने अपने इकोनॉमिकम में विस्तार से कही थी उसका लिंक हम फिर आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ इकोनॉमिकम में हमने विस्तार से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा की थी और कहा था कि इसका सच छिपाना सारे लोग चाहते हैं। भारत में राजनीतिक चंदों के सच को छिपाने का एक समग्र अभियान है जो राजनीतिक दलों के से इतर कोई भी राजनीतिक दल हो वो राजनीतिक चंदों को छिपाने के सच को छिपाने की कोशिश करता है। और वही ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी भारत का प्रमुख बैंकर ये बताने को तैयार नहीं है कि तत्काल बताने को तैयार नहीं है कि किसने किससे चंदा लिया और कितना चंदा दिया गया है। आने वाले 1-2 हफ्तों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाद ने इस अर्जी को माना या इस अर्जी को नकारा, इस आधार पर बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारी बहसें हमारे सामने जन्म लेंगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों लाया गया, भारतीय चंदों में इतनी अपारदर्शिता क्यों है, कैसे एक आम व्यक्ति से जितनी सूचनाएं मांगी जाती हैं उतनी भी सूचनाएं एक राजनीतिक दल को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप उस इकोनॉमिकम को जरूर देखिएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। टाटा मोटर्स के बोर्ड ने कंपनी के व्यवसाय को 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने का फैसला लिया है। एक हिस्सा होगा वाणिज्यिक वाहनों का यानी कॉमर्शियल वाहनों का, दूसरा यात्री वाहनों का। डीमर्जर के बाद एक इकाई में वाणिज्यिक वाहन
और उससे संबंधित निवेश होंगे। दूसरी इकाई में यात्री वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, जैगुआर लैंड रोवर सहित यात्री वाहन का जो व्यवसाय है पूरा वो सीमित होगा। टाटा मोटर के सभी शेयर धारकों के पास दोनों लिस्टेड कंपनियों में समान हिस्सेदारी होगी। सर ऐसा किया क्यों टाटा मोटर्स ने? भारतीय बाजार में एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में अगर आप एक कहें वेल्थ की अनलॉकिंग हो रही है, क्योंकि टाटा समूह ने, टाटा मोटर्स ने पिछले 2-3 साल में पैसेंजर व्हीकल बाजार में काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रोथ हासिल की है। बाजार की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई है। मौजूदा जो कंपनियां थीं उनको कड़ी चुनौती दी है। टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल बाजार में एक नैनो इंडिका वाला अतीत था और अब एक नेक्सान हैरियर और सफारी वाला वर्तमान है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तकनीक की दृष्टि से, वाहनों की दृष्टि से, डिज़ाइन की दृष्टि से। और टाटा मोटर्स ने अपने आप को इस बाजार में सबसे आगे और सबसे संभावनापूर्ण कंपनी के तौर पर खड़ा कर लिया। ईवी मार्केट में तो सबसे बड़ी कंपनी हो ही गई और इस वजह से टाटा समूह ने टाटा मोटर्स को 2 हिस्सों में बांटा है और इससे निवेशकों को लाभ होगा, क्योंकि वेल्थ एक कंपनी की 2 हिस्सों में बटेगी। माना जा रहा है कि जो 1000 रुपये के आसपास का स्टॉक है उसमें 40% की वैल्यूएशन कमर्शियल व्हीकल कंपनी की होगी और 60% की वैल्यूएशन पैसेंजर व्हीकल, ईवी और जो बाकी यात्री कार हैं उनकी कंपनियों की होगी। और हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 12 से 15 महीने लगेंगे, तब ये दोनों कंपनियों के स्टॉक बाजार में लिस्ट होंगे। लेकिन इससे बाजार में अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए तरीके के निवेश की और वेल्थ जनरेट करने की संभावनाएं बनती दिखाई देंगी। टाटा समूह के लिए ये भी आसान होगा कि दोनों कंपनियों को अलग अलग करने के बाद उसकी ग्रोथ और ज़्यादा तेज हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है, अभी टाटा मोटर का शेयर कितने का? 1000 रुपये का। अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे पास 100 शेयर अगर टाटा मोटर्स के हैं तो क्या होगा? तो होगा ये कि अगर 600 रुपये का शेयर लिस्ट हुआ टाटा कॉमर्शियल का और 400 रुपये का लिस्ट हुआ मान लीजिए टाटा पैसेंजर व्हीकल का, टाटा पैसेंजर का 400 रुपये या 600 रुपये मान लीजिए, उल्टा हुआ, तो आपके पास अगर 1000 रुपये का एक शेयर है तो आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे, 600 का एक, 400 का एक। तो आपकी वैल्यू पर, आपके बाइंग पर कोई भी असर नहीं होगा। ये जिस भी भाव पर टूटेंगे इनका भाव टोटल एक शेयर के बराबर होगा और समान समान हिस्सेदारी आपको दोनों कंपनियों में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। भारतीय एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की ट्रेडिंग का वॉल्यूम फरवरी में 10 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। क्रिप्टो करेंसी रिसर्च फर्म क्रिबिको के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में भारतीय एक्सचेंज कॉइन्स डीसीएक्स, वजीरेक्स और BitBNS ने क्रिप्टो करेंसी में $2.6 मिलियन, 3.4 मिलियन और $7.8 मिलियन का कारोबार किया है, जो कि जून 2023 के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। हालांकि वॉल्यूम अभी भी 2021 के अपने ऐतिहासिक ऊंचाई से कम है। फिलहाल बिटकॉइन का भाव जो है वो $65,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। किसानों को WDRA के साथ रजिस्टर्ड गोदामों में रखी उनकी उपज के बदले ऋण देने की सुविधा के लिए एक डिजिटल मंच शुरू किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है ऐसा करने से युवाओं का रुझान खेती की ओर बढ़ेगा। देश में करीब 1 लाख कृषि गोदाम हैं जिसमें WDRA के तहत 5500 से अधिक रजिस्टर्ड गोदाम हैं। यूरोपियन संघ ने एप्पल पर $2 अरब का जुर्माना लगाया है। अमेरिका की इस कंपनी पर दूसरे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अपने संगीत स्ट्रीमिंग सर्विस जो है इसकी है उसको गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिए जुर्माना लगाया गया है। यूरोपियन आयोग ने कहा कि एप्पल के इस व्यवहार की वजह से लाखों लोगों ने अपना म्यूज़िक की जो स्ट्रीमिंग सेवा थी उसके प्रति माह 2-3 यूरो का अधिक भुगतान करना पड़ा है, ज़्यादा भुगतान करना पड़ा है, यानी कि कंपनी को रेवेन्यू ज़्यादा मिला है। अब भैया जुर्माना लग गया है। सर कोई टिप्पणी आपकी? बिटकॉइन के भाव में तेजी, रेट्स में तेजी सरप्राइजिंग है जो भी दिखाई दे रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब से बिटकॉइन में स्पॉट ETF की मंजूरी मिली है, बिटकॉइन को लेकर जो रिस्क का पर्सपेक्टिव है, जोखिम की जो संभावना है वो थोड़ी सीमित हो गई है और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार बिटकॉइन में निवेश भी बढ़ रहा है और कीमतें अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच गई हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल फिर आएंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज